नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। आज की कहानी का नाम है फौजी। कहानी सोनू संतोष भट्ट द्वारा लिखित कहानी मेरी मौत के बाद इस कहानी पर आधारित है। कहानी सुनकर जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी फौजी। एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईनों को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाया, पागल हो गया तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तभी पूजा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए माँ को आवाज लगाकर बोली, माँ, कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख, माँ ने अंदर से आवाज दी। पूजा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी आ गई। मैं उसके पीछे भागते हुए बोला, अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? पूजा भागते भागते रुक गई और उसने अजीब तरह से पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव। कहते हुए मैं पूजा के पास जाने लगा। तभी मैंने देखा कि पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी, बल्कि दरवाजे में उसका दुपट्टा फंस गया था। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में डरते हुए दरवाजे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। तब मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उसके दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और उसके पास जाने लगा। लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार किए बिना ही किचन की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसका लहराता दुपट्टा किचन में माँ के पास पहुंचे। तेज भागने की वजह से वह किचन में माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठोक लिया। अब तो पक्का ये डांट खाएगी, बावली लड़की है। भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसे भाग रही है? बिल्ली ही तो होगी, कोई शेर थोड़े ना है, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है माँ, पता नहीं कैसे। जरूरी थोड़ी है कि बिल्ली ही होगी, पूजा हाफते हुए बोली। अरे तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए, जो कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। आ जाएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ हंसते हुए बोली। पूजा भी मुस्कुरा दी और उस साथ साथ गैस पर चढ़ाई खीर को चमचे से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों को मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा हूँ इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, बस मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फोन कर ध्रुव को। कल रात को जब बात हुई थी तो बोल रहा था ना कि सुबह 8 बजे तक आ जाएगा, नाश्ता तैयार रखना। अब तो 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फोन माँ, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूंगी, पूजा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर ले फोन, जा मेरे फोन से कर ले। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फोन उठाया और मेरा नंबर लगाकर मुझे कॉल मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फोन से भी मेरा नंबर डालकर फोन करती है, जबकि नंबर तो सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर जो है। घंटी तो जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। घंटे की आवाज सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरी जेब में फोन था ही नहीं। संदेश आते हैं वाले गाने की धुन मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरा फौजी होना भी इसका एक कारण था, और इसीलिए उस गाने से मुझे बेहद लगाव भी था। फोन की रिंगटोन की आवाज गूंज रही थी। एक सुनसान जंगल में मोबाइल जमीन पर घास ओस को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रही थी, और उसके थोड़ी दूर पर एक जली हुई गाड़ी और उसके आसपास कांच के काले टुकड़े बिखरे पड़े थे।
पास ही गाड़ी के पहिए में अब तक आग जल रही थी। रिंगटोन की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अब मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ी में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूजा मुझे फोन कर रही है। उन्हें लाशों में खुद को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं। मेरे नहीं नहीं चिल्लाने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी थी, पर सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीने को मलने लगा ताकि मेरी सांस वापस आ सके, लेकिन यह असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ पूजा और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ हमारी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था, जिसमें मैं और मेरे 5-6 साथी और थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करा के लौट रहे थे। सारे फौजी भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। ध्रुव, यार हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज में कहा। राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज्यादा मुझे ही करता था। जब वो परेशान करता तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती को खत्म कर लेने की सोच लेता था। उसका बात बात पर मुझे छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, पर दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन राहुल तब तक दीवार लांघकर नहीं गया जब तक मैं वहां फंसा हुआ था। जबकि वो सबसे ज्यादा फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार फांदने में मदद की, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राहुल ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल शाम को राहुल ने हंसते हंसते मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए बोला था, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू से बंधे रहना जिसे परसों ही मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई थी। अरे मेरे फोन से मैसेज भेजा था इसने। पूजा से मेरा किसी बात पर झगड़ा हुआ था और हम बात नहीं कर रहे थे। मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने मेरे नाम से ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे थे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राहुल का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया। आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम ही खेलेगा। हमारी गाड़ी पिंजौर की तरफ निकल पड़ी। पंजाब बॉर्डर से होते हुए, हिमाचल बॉर्डर से होते हुए हिमाचल की तरफ। सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी की लास्ट वाली सबसे बड़ी सीट पर कब्जा कर लिया और वहां लेटकर मोबाइल हाथ में लेकर पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश हो ना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे 1 महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूजा को सेंड कर दी। तब भी पूजा को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं अपनी ऐसी पुरानी फोटो भेजकर उसका मजाक करता रहता था। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया, लेकिन तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो पूजा का मैसेज आ गया, मुझे पता है इस बार आप सच में आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी पर अब माँ के साथ मार्केट जा रही हूँ, शाम को कर लूंगी। नहीं भी कर पाई तो कल तो आप आ ही जाओगे, फिर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। पूजा का मैसेज देखने के बाद मैंने माँ को कॉल कर लिया। हेलो, प्रणाम माँ। बैठ गया तू गाड़ी में? थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है? माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? मैं कुछ कहता इससे पहले माँ बोली, मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था बेटे कि जल्दी तुझसे मिलने वाली हूँ। और जब बहू ने खुश होकर बताया कि ध्रुव आ रहा है तो मैं समझ गई कि मेरा 2 दिन पहले देखा सपना अब जरूर पूरा होने वाला है। मैंने 2 दिन पहले ही सपने में देखा कि तू घर आया है। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, सपने तो मुझे भी आते माँ, लेकिन बड़े अजीब अजीब।
ऐसा सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से खत्म। तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है। तेरे सपनों पर तो किताबें लिखी जा सकती है। अभी तू वो सब छोड़, ये बता कि कल सुबह नाश्ते में क्या खाएगा। माँ ने प्यार से पूछा। ऐसे मत पूछो माँ, आप जो पकाती हो ना वो ही बहुत स्पेशल होता है। कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक तो पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा। माँ को मार्केट जाना था, इसलिए मैंने जल्दी से फोन काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने लगाकर सो जाना बेहतर समझा। मेरी एक और खास बात थी जिसके कारण सभी दोस्त मेरा मजाक भी बनाते थे। वो खास बात ये थी कि 5 मिनट आंखें बंद करने पर ही मुझे नींद आ जाती थी और मैं कहीं भी सो जाता था। कभी कुर्सी पर तो कभी किसी पत्थर पर, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। नींद इतनी प्यारी कि इंतजार करती मेरी आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। ना मुझे पूजा देख पा रही थी, ना ही माँ। जब पूजा ने माँ के फोन से मुझे फोन मिलाया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूँ। फोन पर फोन आ रहे थे और मैं अपने चल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाशों को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला कि शीशे में मेरे नहीं दिखने की वजह क्या थी। पूजा ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ। अब मुझे सब मालूम हो रहा था। इस सब का कारण यह था कि मैं मर चुका था। मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वह शरीर को छोड़कर घर चली गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियां इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता था। जैसे ही मैं मोबाइल उठाने लगा तो मुझे वहां किसी और का पैर नजर आया। पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो अपने सामने एक फौजी को पाया जो लड़खड़ा रहा था। उसने मेरा मोबाइल उठाया और आती हुई कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल किया। हेलो, 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 गाड़ी नंबर 136 A/2, अमृतसर टू हिमाचल। इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। एक मैं ही बच गया हूँ क्योंकि बम ब्लास्ट के वक्त मैं गाड़ी में नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से फौजी भाइयों की लाशों तक पहुंचा हूँ। ओके, ओके, हम करते हैं कुछ। यह कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूजा का कॉल आ गया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूजा भाभी को, कैसे उठाऊं फोन। अरे उठा लेना, प्लीज उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है। उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रवि बोल पड़ा। मुझ में नहीं है हिम्मत, लेकिन ध्रुव जाएगा। ध्रुव घर जरूर जाएगा, वो भी पूरी शान से। तिरंगा उसका कफन होगा। तिरंगे में लिपट कर ध्रुव घर पहुंचेगा। उससे पहले ही पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी, किस तरह उसने इन 8 सालों में आतंकवादियों का जीना हराम कर दिया था। घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो ध्रुव को हासिल है। यही नहीं, ध्रुव ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की है। उस दिन को कैसे देश भूल जाए जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने ध्रुव को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां दे रहा था। तब ध्रुव ने ही उस शर्त को ना मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी। पर ध्रुव ने उन सभी आतंकवादियों के साथ उनकी शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत। तुम मेरे लिए रो रहे हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूजा, कितनी बदनसीब है वो। उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार ही लगा पाता हूँ। वो भी इंतजार कर रही होगी कि मैं आऊंगा तो वो पहले ढेर सारी शिकायतें करेगी, उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर
उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने जमाने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमता था। आखिर उसे भी गर्व होता है कि उसका फौजी पति छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद किया करती है। पर अब मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी अभी वहीं रुका था। अब वो मेरे फ़ोन से अपने ही मोबाइल पर कॉल करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की पहली किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी सूखने लगी थी। रघु हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया हूँ, इसलिए जरूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गए तो अभी भी वहां कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में जरूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फोन उठा रहा था। तेरे पास उसके दोस्तों का नंबर तो होगा ना, किसी को फोन करके पूछ। माँ ने पूजा से कहा। एक ही का नंबर है, राहुल का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फोन। पूजा ने कहा, एक बार और करके पूछ ले बेटा, वो ध्रुव के अलावा किसी और को फोन करके पूछ लेगा। माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए पूजा ने फिर से राहुल को फोन किया। इस बीच राहुल की रघु से बात मेरे फोन से हो चुकी थी, इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राहुल ने फोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? राहुल के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती हंसी आवाज में कहा, भाभी आप टीवी चला लो। कहते हुए राहुल ने फोन काट दिया। टीवी चला लो? सुनते ही पूजा सुन्न पड़ गई। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूजा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि टीवी चलाए। फिर भी किसी तरह वो आगे गई और टीवी चालू करके सोफे पर बैठ गई। पूजा को इतना शांत देखकर माँ का दिल घबराने लगा। सुबह सुबह शीशे के टूटना उन्हें पहले ही अपशगुन लग रहा था। ऊपर से उनकी दाई आंख सुबह से ही फड़क रही थी, जिसको वो सिर्फ इसलिए इग्नोर करी थी क्योंकि हमेशा अच्छी और पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। टीवी में समाचार कुछ इस प्रकार थे। जांबाज ध्रुव और उनके साथी हुए आतंकवादियों के हमले का शिकार। कुछ दिन पहले ध्रुव के दिखाए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी में बम ब्लास्ट कर दिया। पलटवार। देश को फिर हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 जांबाज बेटे अब हमेशा के लिए सो गए हैं अपनी भारत माता के गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान ध्रुव की मां निर्जला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई और माँ भी आंखों से आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना सुन रही थी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सुना था उसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं था दुनिया में। ये खबर सुनकर पड़ोसी लोग भी हमारे घर आने लगे थे। तभी अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। एक गाड़ी जो हॉर्न दे देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर सिर रखकर सोया हुआ मैं। सब बस के स्लो मोशन में चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ मैं आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक के साथ सीट के नीचे फिसल गया और झेपते हुए एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने मुझे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से सब मेरी खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मजे से सो रहे थे। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर मैं झट से उठकर बैठ गया। हे प्रभु, ये कैसे अजीब सपने, क्यों इतने तंग करते हैं मुझे? आज वाले सपने में मैं खुद मर भी गया। बेकार सपना है, बिल्कुल ही बेकार। कहते हुए मैंने हेडफोन कान में डालते हुए पूजा को फोन किया। हेलो, जागी हो या सोई हो? नींद कैसे आई? पता नहीं क्यों जब आपने आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है। पूजा ने कहा। अरे लेकिन अभी तो काफी रात है, कई घंटे बाकी है। अभी तो मुझे आने में और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो अभी ज्यादा टाइम लग सकता है। कोई बात नहीं, हमें भी आपके लिए नाश्ते में बहुत कुछ बनाना है। माँ तो अभी से ही किचन में खटर पटर करने लगी है, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगी। चलो अभी सो जाओ, मैं भी घर आकर आराम से बात करता हूँ। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज का मेरा सपना तो इतना खतरनाक था
कि जब सोकर उठा तो मेरी पूरी आंखें भीग गई थी। मेरी बात सुनकर पूजा बोली, ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर आराम से बताना, तब तक मैं भी काम में माँ की मदद करके आती हूँ। ओके बाय, मैंने कहा और फोन कट करके आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस अजीब सपने के बारे में ही सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर तो बुक लिखी जा सकती है। एक बार फौज से रिटायर्ड हो जाऊं, फिर लिखूंगा। कहते हुए मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, पर अचानक ही मेरे दिमाग में एक सवाल कौन गया कि आज वाला सपना तो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा था। कहीं सचमुच तो हमारी गाड़ी में कोई बम तो नहीं रखा है? ये सोचकर मैं गाड़ी के ड्राइवर के पास गया और उसे बोला कि एक बार कहीं गाड़ी रोककर चेक कर लो। और फिर हमने सबको जगाकर गाड़ी चेक करनी शुरू कर दी। और तब हम सब हैरान रह गए जब हमारी गाड़ी में सचमुच ही खतरनाक बम निकला। हमने बड़ी सावधानी से बम को डिफ्यूज किया और हेडक्वार्टर को इसकी जानकारी दी। जब मेरे सारे साथियों को ये पता चला कि मेरे सपने की वजह से हम सबकी जान बची है, तो वे लोग बहुत हैरान हुए। ये बात उनके साथ साथ मेरे लिए भी अविश्वसनीय थी। और फिर हम सब चल पड़े अपने सफर पर, अपने मंजिल की ओर, अपने अपने घरों की ओर। प्रस्तुत कहानी सोनू संतोष भट्ट जी द्वारा लिखित कहानी मेरी मौत के बाद पर आधारित है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।